बीएससी तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में डीएनए पुनर्योगज प्रौद्योगिकी के टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में अध्ययन की शुरुआत की थी, जिसमें हमने इच्छित जीनों के पहचान करने की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। और उसके संदर्भ में हमने एक चर्चा की थी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। मैंने एक सारणी भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसमें इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में अब विस्तार से और थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर दूसरे चरण में देखिए, किसी भी जीन को पहचानना संभव नहीं हो पाता, इतनी आसानी से जीन पहचान में नहीं आते। और जब तक हम जीनों की पहचान नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें ना तो उसका उपयोग कर सकते हैं, ना उससे किसी प्रकार का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे जो पहला चरण पुनर्योगज डीएनए तकनीक का आता है वो है इच्छित जीनों की पहचान करना। अब ये इच्छित जीनों की पहचान करने में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिन्हें शॉर्ट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कह सकते हैं, सीमाकारी एंजाइम भी नहीं कहा जाता है, की मदद से बड़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि ये हर जीन के प्रति स्पेसिफिक होते हैं। यानी जो कोई जीन है तो उस जीन को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी बिल्कुल विशिष्ट होता है और उसी से वो जीन कट सकता है। हर कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसको नहीं काटा जा सकता। अब ये किस प्रकार से काटते हैं, क्या होता है, देखिए आप मैंने थोड़ा बहुत आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। किसी भी अणु में उपस्थित जीनों की विशाल संख्या में से इच्छित जीनों को पहचानने तथा उन्हें काटकर उन्हें पृथक करने का कार्य इन एंजाइमों के द्वारा किया जाता है। इनकी विशेषताएं निम्न होती है। देखिए, इन एंजाइमों की पहचान की जाने वाली रेस्ट्रिक्शन साइड, संकुचन स्थल की क्षार अनुक्रमे पैलिंड्रोमस प्रकार की होती है, अर्थात दोनों सूत्रों के दोनों सिरों से पढ़ने पर एक ही प्रकार का क्रम देखने को मिलेगा। जैसे एक सिरे पर GAA, तो नीचे वाले उस पे अनुपूरक क्षार कौन से होंगे, TTC। तो दूसरे सूत्र के दूसरे सिरे पर CTT और नीचे वाले अनुक्रम में होगा AAG। अब आप इसको समझिए इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए, ये GAA, TTCC और CTT AAG ये हो रहा है। अब एक क्लीवेज साइड है किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए, वो है EcoR1। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस EcoR1 एंजाइम है जो G और C यानी T और G को काटता है और A को C से अलग करता है। देखिए, G को T से अलग कर रहा है, अगर आप गौर से देखें तो T को G से अलग कर रहा है और A को C से अलग कर रहा है। इसी प्रकार C से A को अलग कर रहा है और इधर भी G को T से अलग कर रहा है। ये तरीका जो होता है, इसी से इच्छित जीनों की पहचान होती है और उन्हें काटा जा सकता है। अगर हम बात करें, देखिए एक और है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसका उदाहरण दे रहे हैं। ये G से C को अलग कर रहा है और इधर की तरफ G से C को अलग कर रहा है और इधर G से T को अलग कर रहा है और C से A को अलग कर रहा है। यानी हर एंजाइम का अपना एक तरीका है, वो किस क्षार को किस क्षार से अलग करता है, यही प्रोसेस उन्हें विशिष्ट बनाता है। तो अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, ये ब्लंट एंड है, यानी सीधे कटिंग है, बिल्कुल सपाट कटिंग हो रही है। लेकिन मैंने आपको बताया था ये कम काम होती हैं, कम कारगर होती हैं। जबकि अगर हम देखा जाए तो जो स्टेगार्ड कटिंग होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो इस तरह से काटते हैं ये स्टेगार्ड कटिंग कहलाती है। इसे और विस्तार से हम समझेंगे बाद में। देखिए, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में एक रेस्ट्रिक्शन या संकुचन स्थल की पहचान करता है। रेस्ट्रिक्शन स्थल की पहचान डीएनए के प्रकार से प्रभावित नहीं होती है, यानी कुछ किसी प्रकार का डीएनए है उसमें क्षार तो वही होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एक डीएनए में उपस्थित समान प्रकार की समस्त रेस्ट्रिक्शन स्थलों की पहचान एक ही अमुक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा होती है। इसे कहा जाता है विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की विशिष्टता। अब देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों के प्रकार हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, R1, R2 और R3। और बाद में ये जिन जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं उनके आधार पर अन्य बहुत सारे कई प्रकार बनते हैं। जिन जीवाणुओं के, जैसे इशरिचिया कोलाई से बना तो EcoR1, बैसिलस हेमिफियसिस बना तो BAM। इस प्रकार के कई सारे एंजाइम कई सारे जीवाणु से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनके प्रकार 3 ही होते हैं, R1, R2 और R3। R1 और R2 प्राय लंबी तथा जटिल अनुक्रमों से निर्मित होते हैं, जिनमें एंडोन्यूक्लियस तथा मिथाइलेज दोनों की सक्रियता होती है।
अधिकांश रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा डीएनए पर किए जाने वाले काट सांतरित इंस्टेगार्ड प्रकार के होते हैं, जिससे एक सूत्री सिरे उत्पन्न होते हैं। इन सिरों को अनुलग्नी या चिपचिपे सिरे स्टिकी एंड्स कहते हैं। क्योंकि ये सिरे परस्पर जुड़ सकते हैं, इन सिरों के क्षार क्रम एक दूसरे के पूरक होते हैं, फलस्वरूप या आसानी से जुड़ जाते हैं। कुछ एंजाइमों जैसे इको R1 एक सूत्र 5' सिरे को, जबकि अन्य एंजाइम 3' सिरे को काट कर एक लटकता हुआ से छोड़ देते हैं, उसके अनुपूरक क्षारों से अलग कर देते हैं। इसके विपरीत कई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के दोनों सूत्रों को समान रूप से काट देते हैं, जिससे कुंठित सिरे यानी ब्लंट एंड बनते हैं। ये प्राय अस्थिर जोड़ बनाते हैं, जबकि स्टेगार्ड कटिंग स्थिर जोड़ बनाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों के बारे में ये तथ्य विशेष महत्व का है कि इनकी क्रियाशीलता डीएनए के स्रोत या प्रकार से अप्रभावित रहती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अमुक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, विभिन्न प्रकार के डीएनए अणुओं में समान प्रकार से कटाव करते हैं, बशर्ते उनमें विशिष्ट प्रकार की क्षार अनुक्रम उपस्थित हो। विशिष्ट प्रकार की क्षार अनुक्रम मतलब जैसे इको R1 है जो टी और जी को ही अलग करेगा और एडेनिन को साइटोसिन से अलग करेगा, थाइमिन को गुआनिन से और एडेनिन को साइटोसिन से अलग करेगा। तो ये इसकी विशिष्टता है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार से और देखते हैं कि इसमें आगे क्या इसका फायदा होता है। आर एंजाइम द्वारा एक बार में किसी जीन की पहचान कर लेने के पश्चात इसका पृथक्करण किया जाता है। आर एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब इसको शॉर्ट में आर एंजाइम बोलेंगे हम लोग। आर एंजाइम अमुक जीन को डीएनए से काटकर पृथक होने योग्य बना देता है। काटे गए डीएनए के खंड को दो विभिन्न विधियों से पृथक किया जाता है। अब इसको समझ लीजिए, ये विधियां वैसे डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इनका परिचय मैं करवा रहा हूँ। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी ये एक प्रकार का अगर एगार होता है। आपको पता है एक शेवाल है जेलिडियम, उससे हमें अगर एगार नाम से एक हमें जेल जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, और इसी की मदद से और विद्युतीय तरंगें दी जाती हैं अगर एगार जेल में, उससे डीएनए के खंडों को अलग अलग कर लिया जाता है। अब इनके बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। अभी हम बात करते हैं दूसरे चरण पर, प्रक्रिया के दूसरे चरण पर। यह ध्यान रखिए, डीएनए पुनर्योगज प्रक्रिया चल रही है। हमने पहले चरण में पढ़ा है इच्छित जीनों की पहचान और उनको अलग करना, जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के बारे में पढ़ा था। अब इच्छित जीनों को वाहकों में निवेशन करना। पहली बात कि जरूरी क्यों है? इच्छित जीनों को वाहकों में निवेशित करना इसलिए जरूरी है ताकि इनकी क्लोनिंग की जा सके। हम एकदम से एक जीन को हमने लिया और उसको सीधे हम पौधे में ट्रांसफर करें, क्योंकि सफलता की संभावनाएं 100 में से मात्र 1 या 2% होती हैं। ऐसी अवस्था में हमारी सारी प्रक्रिया बेकार हो जाएगी, पहला चरण बेकार हो जाएगा। बेहतर होगा कि हम इच्छित जीन की पहले हम कॉपीज तैयार कर लें। अब वो कॉपीज कैसे तैयार की जाती है देखिए, आर एंजाइम द्वारा काटे गए डीएनए खंड की संख्या में बहुत अधिक होते हैं। इन खंड या जीन को अभिव्यक्त हो सकते हैं, जबकि कुछ अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अभिव्यक्त होने वाले जीनों की ये विशेषता होती है कि अपने सूचना को एमआरएनए के रूप में अनुलेखित कर सकते हैं। जो जीन एमआरएनए का अनुलेखन नहीं कर पाते, वे अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। पुनर्योगज प्रौद्योगिकी के अंतर्गत केवल अभिव्यक्तशील जीनों को ही आरएनए की सहायता से इनकी प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं, जिन्हें cDNA कहा जाता है। आरएनए से जीनों या cDNA के निर्माण को प्रतिलोमी अनुलेखन भी कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये देखिए, अब देखिए, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब इसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है, उसकी मदद ली जाती है। ये क्रिया प्रतिलोमी ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा की जाती है, जो कई चरणों में पूर्ण होती है। इस प्रकार निर्मित द्विरज्जुकी cDNA को किसी उपयुक्त रोगवाहक या वेक्टर में निवेशित किया जाता है, जिससे वेक्टर जब प्रतिलिपि बनाता है अपनी, तो जीन की भी अपने आप ही प्रतिलिपि बन जाती है। इस प्रक्रिया को डीएनए क्लोनिंग कहा जाता है, और क्लोनिंग से बड़ी संख्या में निर्मित cDNA को cDNA लाइब्रेरी कहा जाता है। इसको भी हम आगे पढ़ाएंगे। मैंने आपको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, cDNA लाइब्रेरी का निर्माण किस प्रकार से होता है, इनके बारे में डिटेल आगे विस्तार से आएगा। हाल फिलहाल हम उसके चरणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें क्लोनिंग करनी थी, क्लोनिंग से हमें कई प्रकार के ये अधिक संख्या में हमें इच्छित जीनों की प्रतिलिपियां तैयार करनी थी, तो हमने इस प्रकार से वो तैयार की।
जेनेटिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत एक उपयोगी डीएनए खंड जो कि एक अन्य सूक्ष्म लेकिन पूर्ण डीएनए अणु से संयुक्त कर देते हैं, जो स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेशन कर सकता है। इस रेप्लिकेटिंग डीएनए के साथ संयुक्त किया गया इच्छित जीन भी रेप्लिकेट होता है और इनकी संख्या में वृद्धि होती है। इच्छित जीन को जिस सूक्ष्म डीएनए के साथ जोड़ा जाता है उसे वेक्टर या वाहक कहते हैं। वाहक या इच्छित जीनों को जोड़ने का कार्य एंजाइम लाइगेज की मदद से किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी आप इन 2 चरणों के बारे में अध्ययन करिए।